ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 504 और 504 के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है और अंतिम में आया है न तथा प्रतीति अभावात्। यही से ना। तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरणम। ठीक, तो ब्रह्म समन्वय जो है उसका बात, उसका निरोध किसी भी अन्य प्रमाण से नहीं हो सकता है। इसी बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। ठीक, और वेदांत सिद्धांत में कार्य कारण का अभेद है, अर्थात कार्य कारण से अनन्य है और कार्य उत्पन्न होने के पहले भी वह कार्य कारण के रूप में सत है। अतः जगत ब्रह्म का विवर्त होने के कारण, ये समस्त जगत कल्पित होने के कारण इसके द्वारा ब्रह्म में भेद सिद्ध नहीं हो सकता है। एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही है। इस बात को बताया था। किंतु कुछ लोग कार्य कारण में भेद मानते हैं और भेद मानते हैं, किंतु उनका निराकरण कर दिया कि कार्य कारण का भेद नहीं है। और समवाय जो मानते हैं विशिष्ट उद्देश्य के लिए, उस समवाय का भी निराकरण कर दिया। और उन लोगों का कहना रहता है कि कार्य अपने अवयवों में समवायादि संबंध से रहता है, किंतु कार्य कारण में रहता है, यह भी बात सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि यह बात उन लोगों को, वो लोग मानते हैं जो लोग कार्य कारण का भेद मानते हैं। उनके मत में तो कारण में, अवयव में कार्य विद्यमान है, किंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में अनन्यत्व है। अन्यत्व नाम भेद नहीं है, अनन्यत्व है। अतः कारण में कार्य रहता है, ये उनका कहना भी ठीक नहीं है, तो उनका निराकरण कर दिया। उनके लिए बताया, सिद्धांतियों ने पूछा, हे पूर्व पक्षी, तुम कार्य को कारण में मानते हो तो समस्त अवयवों में कार्य को, अवयवी को मानते हो या एक एक अवयव में अवयवी को मानते हो? वो कहेगा कि समस्त अवयवों में अवयवी है। तब उस पर भी पुनः 2 प्रश्न पूछे गए कि वह अवयवी स्वरूपतः समस्त अवयवों में है या अवयवशः है। तो समस्त अवयवों में स्वरूपतः अवयवी को मानेगा समवायादि संबंध से, तो भी वो उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानेगा तो अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ये दोष दिखाया। और उस अवयवी को समवायादि संबंध से उन सभी अवयवों में स्वरूपता न मानकर अवयवशः मानता है, तो भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अवयवशः यदि अवयवी को अवयवों में मानेगा तब भी दोष दिखाया था। क्या दोष दिखाया था? अनवस्था की प्राप्ति होगी। फिर यदि वो बोलता है कि नहीं नहीं, एक एक अवयव में अवयवी रहता है, तो वह भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि एक अवयव में यदि अवयवी रहेगा तो दूसरे अवयव में वो नहीं रह पाएगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति, एक ही चीज एक ही काल में 2 जगह रह नहीं सकती। अतः ये भी उसका कहना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, एक एक अवयव में अवयवी को मानेगा तो अवयवी अनेक होगा, अर्थात अनेकत्व की आपत्ति आएगी, अनेकत्व का प्रसंग आएगा, वो ठीक नहीं है। इस पर वो कहता है पूर्व पक्षी कि अवयवी एक एक अवयव में है तो भी उसमें अनेकत्व दोष नहीं आएगा। कैसे? तो उसने दृष्टांत दिया कि जैसे अनेक व्यक्तियों में अनुगत एक जाति रहती है, तो भी वह जाति एक ही होती है, अनेक नहीं। जैसे उदाहरण, अनंत घट है, किंतु अनंत घटों में रहने वाली घटत्व जाति एक है। फिर वहां पर यह बात तो नहीं बोली जाती है कि भाई घटत्व जाति यदि अनेक घटों में है तो घटत्व जाति भी अनेक होनी चाहिए,
ऐसा कोई कहता नहीं है। उसी प्रकार अवयवी अर्थात कार्य द्रव्य एक एक अवयव में रह रहा है तो भी वह अवयवी अनेक होगा, यह दोष नहीं आएगा, ऐसा बोला कौन? पूर्व पक्षी। अब उसका उत्तर देना है न तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो चलिए, तो न तथा इसके ऊपर लिखिए समाधानम, ये चलेगा ना? पीछे का आक्षेप का वाक्य पढ़ लिया था शायद हम लोगों ने। आक्षेप का वाक्य क्या था? गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्ते है न दोष, ये पूर्व पक्षी बोला था। मतलब गोत्वादिवत, गोत्व जैसी जाति अनेक गाय व्यक्ति में रहती है, अनेक गायों में रहती है और पूर्ण रूप से रहती है कि नहीं? उस प्रकार परिसमाप्ति लिखा ना, तो गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्ते, जैसे गोत्वादि जाति प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण होकर रहती है तो भी उस गोत्व को अनेक नहीं कहा जाता है, वो एक ही है। उसी प्रकार न दोष, अवयवी भी एक एक अवयव में पूर्ण रूप से रहेगा तो भी अवयवी अनेक है, ये कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला पूर्व पक्षी। उसको उत्तर दे रहे न तथा इत्यादि पंक्ति से। बोलना का तो पंक्ति देखिए, न तथा प्रतीति अभावात। तो न तथा ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। कल नहीं लिखा था ना? क्या लिखा था? नहीं लिखा था, लिख लीजिए। न तथा के पूर्व में जातिवत, जातिवत अवयविनः, अवयविनः वृत्ति ही असिद्धा, वृत्ति ही असिद्धा अनुभवाभावात्, अनुभवाभावात् इति परिहरति, इति परिहरति न तथा। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। जातिवत, जो कि पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था जाति का, उस जाति की तरह अवयविनः वृत्ति, अवयवी कार्य, अवयविनः का अर्थ होता है कार्य से, का वृत्ति मतलब रहना, तो कार्य की वृत्ति, कार्य का रहना असिद्ध है। क्यों? अनुभव के साथ, अनुभव का अभाव है, अनुभव नहीं वैसा। तो कैसा अनुभव नहीं है, वो आगे बात स्पष्ट हो रही है। अनुभव अभावात इति परिहरति। तो पंक्ति देखिए, न क्यों? तथा प्रतीति अभावात, यही तो दिया है। तथा प्रतीति अभावात मतलब क्या? ये तथा मतलब जैसे यथा गोत्वादि के बारे में प्रतीति होती है, तथा प्रतीति अभावात, उस प्रकार की प्रतीति यहां नहीं होती है। मतलब क्या? और थोड़ा समझ लीजिए कि यथा, जिस प्रकार गोत्वादि के बारे में प्रतीति है, कैसे? किसी भी गो व्यक्ति को देख लिया तो गोत्व का ज्ञान हो जाता है, गोत्व का अनुभव हो जाता है कि इस गाय में गोत्व जाती है। क्योंकि एक नियम होता है, या व्यक्ति येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तद अभावश्च तेन एव इंद्रियेण गृह्यते। जो व्यक्ति अर्थात जो पदार्थ, जीव वस्तु जिस इंद्रिय के द्वारा जानी जाती है, उस पदार्थ में, उस वस्तु में रहने वाली जाति और उसका अभाव भी उसी इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है। अतः गो व्यक्ति को देख लिया तो गोत्व का ज्ञान हो जाता है कि इसमें गोत्व है करके। तो या तो अनुभव है, प्रतीति है गोत्व के बारे में यथा, किंतु तथा प्रतीति अभाव, वैसी प्रतीति यहां नहीं है। कहा कि एक, हाँ, बात क्या चल रही है कि एक एक अवयव में अवयवी है। यदि एक एक अवयव में अवयवी रहता तो एक अवयव का ज्ञान होने पर भी अवयवी का ज्ञान हो जाता, किंतु ऐसा देखने को मिलता नहीं है। समझ लीजिए, गाय की पूंछ देख लिया तो समस्त गाय का ज्ञान होगा, कभी काज हो भी जाएगा, कोई पहचान लेगा ये गाय का ही पूंछ है, तो एक अवयव को जान लिया तो अवयवी को जान लिया। किंतु ऐसा सर्रास नियम नहीं है, अबाधित नियम नहीं है कि एक अवयव का ज्ञान होने से अवयवी का ज्ञान होता है।
जैसे व्यक्ति का ज्ञान होने पर जाति का ज्ञान अवश्य होता है, उस प्रकार अवयव का ज्ञान होने पर अवयवी का ज्ञान अवश्य हो जाता। तब हम मानते कि जैसे जाति हर एक व्यक्ति में है, उस प्रकार व्यक्ति अवयवी भी, कार्य भी एक एक अवयव में विद्यमान है। किंतु किसी एक अवयव का ज्ञान होने पर अवयवी का ज्ञान होता ही है, ऐसी तो बात नहीं है। कभी काश हो जाए वो बात अलग है कि नहीं। इसलिए कह रहे न क्या, क्यों? तथा प्रतीति अभावात्, एक एक अवयव में एक अवयवी पूरा रहता है, ऐसा अनुभव नहीं है। तथा प्रतीति अभावात्। आगे चलिए। यदि गोत्वादिवत् प्रत्येकम परिसमाप्त अवयवी स्यात्, यथा गोत्वं प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्षं गृह्यते एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृह्येत, अर्धविराम, न च एवं नियतम गृह्यते। देखो एक एक बात। तो अब कौन बात बताई जा रही है यदि इत्यादि से? तो जो पीछे हेतु बताया तथा प्रतीति अभावात्, उसी का स्पष्टीकरण है। अतः यदि के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख सकते हैं, तदेव स्पष्टयति यदि इति। तदेव स्पष्टयति यदि इति। जो अभी अभी बताया था तथा प्रतीति अभावात्, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं यदि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो क्या पंक्ति को देखिए, तो शुरू के 2-4 शब्दों का थोड़ा अन्वय भी है। तो कैसे? यथा, यदि गोत्वादिवत्, फिर 2 शब्द छोड़कर आगे अवयवी, पीछे प्रत्येकम परिसमाप्तः, आगे एक शब्द छोड़कर स्यात्, आगे सरल है। तो स्यात् के बाद अभी अन्वय करना नहीं आगे का, लेकिन आगे का जो वाक्य है ना, यथा गोत्वम प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्षम गृह्यति, दृष्टांत है। और स्यात् के आगे जो सिद्धांत बताना है ना, वो आगे क्या है फिर? एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवम प्रत्यक्षम गृह्येत। क्यों? कब? शुरू में। यदि गोत्वादिवत्, ये दृष्टांत हुआ। कैसा? गोत्वादिवत् अवयवी प्रत्येकम परिसमाप्त स्यात्, तब क्या? तब अवयवी अपि प्रत्यवयवम प्रत्यक्षम गृह्येत। एक एक बात को समझ लेंगे। तो यदि गोत्वादिवत्, ये दृष्टांत है किस बात के लिए? तो देखिए आगे, गोत्वादिवत् अवयवी प्रत्येकम परिसमाप्त स्यात्, जैसा गोत्व प्रति व्यक्ति में परिसमाप्त है। परिसमाप्त शब्द का अर्थ लिखिए पूर्ण है। गोत्व प्रत्येक व्यक्ति में है, गोत्व जाति। तो पंक्ति देखिए, यदि गोत्वादिवत्, गोत्व इत्यादि की तरह, मतलब जैसा गोत्व प्रति व्यक्ति में परिसमाप्त है, पूर्ण है, उस प्रकार क्या? अवयवी नाम कार्य प्रत्येकम, प्रत्येकम नाम प्रति अवयवम, एक एक अवयव में परिसमाप्त स्यात्, पूर्ण रूप से रहता। कौन? अवयवी। कहा? अवयव में, एक एक अवयव में, प्रत्येकम लिखा है, एक एक अवयव में अवयवी यदि पूर्ण रूप से रहता गोत्व की तरह, तब क्या हो जाता? तब दृष्टांत में पहले बता रहे, यथा गोत्वम प्रति व्यक्ति प्रत्यक्षम गृह्यते। गोत्व जैसे प्रति व्यक्ति में, प्रत्येक गाय में प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण किया जाता है, गोत्व का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि गोत्व प्रत्येक व्यक्ति में, गो व्यक्ति में परिसमाप्त है, पूर्ण है। उस प्रकार अवयवी नाम कार्य भी
एक एक अवयव में यदि पूर्ण रूप से रहता तब क्या होता, तब आगे बता रहे एवं अवयवी अपि, पंक्ति मिली, उसी प्रकार अवयवी भी प्रत्यवयवम प्रति अवयवम प्रत्यक्षम गृह्येत, मतलब एक अवयव का प्रत्यक्ष हुआ तो पूरे अवयवी का प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। कब? एक एक अवयव में अवयवी परिसमाप्त पूर्ण होकर रहेगा तब। बात लगी कि नहीं? जैसे गाय का प्रत्यक्ष हुआ तो गोत्व का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि गोत्व गाय में पूर्ण रूप से रहता है। उस प्रकार अवयवी भी एक एक अवयव में रहता है पूर्ण रूप से, तो एक अवयव का प्रत्यक्ष होने से पूरे अवयवी का प्रत्यक्ष हो जाता। किंतु एक अवयव का प्रत्यक्ष होने से समस्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता, ऐसी बात नहीं। गाय का केवल एक पैर देखने को मिल गया, पूरा शरीर देखा नहीं गया, तो गाय का प्रत्यक्ष हुआ ऐसा कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता है। या गाय का सींग दिखा या पूंछ दिखी या कोई पदार्थ लीजिए अवयवी, है कि नहीं? एक अवयव को जान लेने से पूरे अवयवी का ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। कभी काच हो जाएगा, कोई पहचान लेगा, बात अलग है, अरे भाई ये गाय का पूछे जरूर ये गाय होगी। किंतु जो लोग जानते नहीं है, उसने एक अवयव को देखा तो उसको समस्त अवयवी का ज्ञान हुआ, ऐसा होता नहीं है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि अवयवी एक एक अवयव में पूर्ण रूप से रहता है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, यह बात कहनी है। एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवम प्रत्यक्षम गृह्येत, किंतु कर आगे नच एवं नियतम गृह्यते, किंतु एवं नियतम न च गृह्यते, किंतु ऐसा नियम से ग्रहण होता नहीं है। कभी काच हो जाए बात लगे, नियम से ग्रहण होता नहीं है। इससे सिद्ध क्या हुआ? फिर एक एक अवयव में भी अवयवी रहता है, यह भी बात ठीक नहीं है। कुल मिलाकर समस्त अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता, अवयवशः अवयवी नहीं रह सकता, है कि नहीं? समस्त अवयवों में अवयवशः भी अवयवी नहीं रह सकता, और एक एक अवयव में भी अवयवी नहीं रहता है, अर्थात अवयवी अवयवों में रहता ही नहीं है। इसलिए उसमें रहता है ऐसा कहकर भेद मानना ये पूर्व पक्षियों का ठीक नहीं है। फिर बात क्या है? सिद्धांत अवयवी और अवयव इनमें अनन्यता है, भेद नहीं है, ये बात। और आगे चलिए, परिसमाप्तौ च अवयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य च एकत्वात् शृंगेन अपि स्तन कार्यम कुर्यात् उरसा च पृष्ठ कार्यम। और दोष दे रहे भाई, यदि एक अवयव में एक एक अवयव में पूरे अवयवी को मानेंगे और क्या दोष आएगा वो बताया जा रहा है। तो ये जो पंक्ति है प्रत्येक परिसमाप्त, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, प्रत्येकम अवयवेषु प्रत्येकम अवयवेषु अवयविनः परिसमाप्ति पक्षे दोषांतरम आह, प्रत्येकम इति। प्रत्येकम इति हो गया, पूर्ण विराम। थोड़ा कौंस में लिखिए, इतश्च न अवयविनः प्रत्येक समाप्ति इति आह प्रत्येक इति आह प्रत्येक इति, पूर्ण विराम कौंस बंद। दो तरह क्या उतरने का हुई। तो पहले देखिए, प्रत्येकम अवयवीषु, एक एक अवयव में, अवयविनः परिसमाप्ति पक्षे दोषांतरमा। देखो भाई, अभी तक क्या बताया कि एक एक अवयव में
पूर्ण रूप से अवयवी रहता है, यह बात उचित नहीं। अब थोड़ी देर के लिए एक एक अवयव में अवयवी को पूर्ण रूप से मान भी लेते हैं तो भी दोष आता है। इस बात को बता रहे। अब बात लगी, देखो क्यों इतश्चन अवयवी न प्रत्येक समाप्ति, और अवयवी की एक एक अवयवी पूर्ण रूप से रहना इसलिए भी ठीक नहीं है। क्यों? प्रत्येक नित्य। तो दोनों बात देखिए। तो प्रत्येक परिसमाप्तो मतलब पहले पूर्व में जो कहा अभी पीछे कि एक एक अवयव में अवयवी परिसमाप्त मतलब पूर्ण रूप से मार रहता है, ये बात ठीक नहीं, ये बात बता दी। क्यों? यदि वैसा होता तो एक अवयव का ज्ञान होने पर अवयवी का हर जगह प्रत्यक्ष हो ही जाता, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए एक एक अवयव में पूर्ण रूप से अवयवी रहता, ये बात उचित नहीं। थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं तो भी दोष आता है। क्या मान लेते हैं? कि एक एक अवयव में पूर्ण रूप से अवयवी रहता है, ऐसा मान भी लेते हैं तो भी और दोष आता है। क्या दोष आता है वो दे रहे। अब प्रत्येक परिसमाप्तो मतलब एक एक अवयव में अवयवी पूर्ण रूप से रहता है, ऐसा मानते हैं तो भी क्या जी? प्रत्येक परिसमाप्तो च अवयवीन कार्येण अधिकारात्, अवयवी का, अवयवीन अर्थात कार्यस्य, कार्य का क्या जी? कार्येण अधिकारात्, अधिकारात् शब्द का अर्थ लिखिए संबंधात्। संबंधात्, ठीक है। देखो भाई, अवयवी का कार्य के साथ, क्रिया के साथ संबंध होता है। अधिकारात् फिर क्या होगा? तस्य च एकत्वात्, और वो अवयवी कैसे पूरा एक ही है, ऐसा होने से, और एक एक अवयव में पूर्ण रूप से रह रहा है, और कार्य करना, क्रिया करना ये अवयवी का धर्म है, अवयवी का संबंध होता है उसके साथ, और एक एक अवयव में अवयवी रह रहा है और वो अवयवी एक ही है, तब क्या होगा? तब देखिए, अधिकारात् तस्य च एकत्वात्, फिर होगा शुंगेन अपि स्तन कार्यम कुर्यात्। तो गाय का सिंग है, वो सिंग से भी स्तन का कार्य हो जाना चाहिए, पैर से भी उसके सिंग का कार्य हो जाना चाहिए, और स्तन का कार्य दूध पिलाना वो सिंग से हो जाना है, सिंग का कार्य उससे होना चाहिए, क्योंकि अवयवी कितना है? एक है। एक एक अवयव में पूर्ण रूप से है, और कार्य का संबंध अवयवी के साथ होता है। कार्य क्रिया जो भी है वो एक एक अवयव के साथ उसका संबंध नहीं है। जैसे दूध पिलाना है, केवल स्तन का ही कार्य है ऐसा नहीं कह सकते, अवयवी का कार्य है। यदि केवल स्तन का कार्य होता तो गाय के बिना भी स्तन से फिर वो बच्चे को दूध पीना होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। अवयवी तो एक होता है, अतः इस एक अवयव का कार्य दूसरे ने होना चाहिए, दूसरे का कार्य उससे नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। अतः एक एक अवयव में अवयवी पूर्ण रूप से रहता है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। वही कह रहे, शुंगेनापि स्तन कार्यम कुर्यात् उरसा च पृष्ठ कार्यम। उरसा मतलब छाती, छाती से काम हो जाए किसका? पृष्ठ भाग का, पृष्ठ का कार्य, पीठ का कार्य हो जाए, किंतु ऐसा होता नहीं है। वही करे न च एवं दृश्यते, किंतु ऐसा देखने को मिलता नहीं है। इसका मतलब कुल मिलाकर ये बात सिद्ध हुई कि अवयवी अपने अवयव में रहता है, एक एक अवयव में रहता है, यह बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां ये अंतिम में उरसाच पृष्ठ कार्यम इत्यादि, उसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं, टिप्पणी लिखेंगे। यथा यथा देवदत्त स्वकार्यम अध्ययनम, यथा देवदत्त स्वकार्यम अध्ययनम ग्रामे अरण्ये वा करोति, ग्रामे अरण्ये वा करोति पूर्ण विराम, तथा अवयवी अवयवी गौः स्वकार्यम
स्वकार्यम क्षीरादिकम शुंग पृच्छादौ अपि कुर्यात्। शुंग पृच्छादौ अपि कुर्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया अर्थ। जिस प्रकार यथा देवदत्त स्वकार्यम, देवदत्त अपना कार्य अध्ययन कहीं भी कर सकता है क्योंकि स्वतंत्र है, अवयवी है। घर में, ग्राम में कर सकता है, अरण्य में कर सकता है। उस प्रकार अवयवी ऐसा जो गौ गाय, वह भी स्वकार्य अपना कार्य क्षीराधिक शुंग पृच्छादो अपि कुर्यात्, सिंह में करे, पृच्छ में करे, क्योंकि एक एक अवयव में पूर्ण है ना जी। जैसे सिंह अवयव लिया और उसमें पूर्ण है कौन? अवयवी है कि नहीं? तो सिंह से जो कार्य होता है वही फिर कार्य स्तन से भी हो जाए, क्योंकि उस सिंह में पूर्ण रूप से है कौन? अवयवी गाय, है कि नहीं? और समझ लीजिए पूछ लिया, तो पूछ में पूर्ण रूप से है कौन? अवयवी। तो पूछ का जो कार्य है वो सिंह से, सिंह का कार्य भी पूछ के द्वारा हो जाए, क्योंकि उस पूछ में पूरा रूप से बैठा हुआ है कौन? अवयवी, और उससे अतिरिक्त है नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ये बात। चलिए भाई, इस कुल मिलाकर कार्य कारण में भेद जो लोग मानते हैं उनका खंडन हो गया। अर्थात कार्य कारण में भेद नहीं है, अन्यत्व नहीं, अपितु अनन्यत्व है, इस बात की सिद्धि हुई। उस प्रकार कार्य रूप यह जो जगत प्रपंच है वह भी अपना उपादान कारण जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। ब्रह्म से अतिरिक्त बिल्कुल सत्ता नहीं है कार्य इस जगत को, ये बात कह दी। तो ये जगत कारण रूप से सत्य है, कारण ब्रह्म उस दृष्टि से सत्य है, और कार्य दृष्टि से, जगत दृष्टि से देखेंगे तो मिथ्या है। जैसे सर्प रज्वात्मना देखेंगे तो सत्य है, किंतु सर्पत्वेन रूपेण सर्प को देखेंगे तो कल्पित है। इस प्रकार की बात हो गई। आइए फिर आगे और आगे चलते हैं। प्राग, यहां तक एक बात पूरी हुई, अब आगे चलिए। प्राग उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्वे उत्पत्ति अकर्तृका निरात्मिका च स्यात्। ठीक है, चलो भाई, अब कौन बात का मेरा बोलना है? तो ये जो पंक्ति है प्राग इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उतरन। एवं वृत्ति अनिरूपणात्, वृत्ति अनिरूपणात् कार्यस्य अनिर्वाच्यत्वं दर्शितम्, कार्यस्य अनिर्वाच्यत्वं दर्शितम्, अर्धविराम। संप्रति असत्कार्यवादे दोषांतरम आह। दोषांतरम आह प्राग इति। प्राग इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो अभी तक क्या चिंतन हुआ वो भी बता दिया, आगे क्या चिंतन बताया जाने जा रहा है उसको भी बता दिया एक ही पंक्ति में। क्या कह दिया? एवं, इस प्रकार से वृत्ति अनिरूपणात्, वृत्ति मतलब रहना, कारण में कार्य का रहना, इस बात का निरूपण नहीं हो सकता। अनिरूपणात्, और निरूपण न होने के कारण कार्यस्य अनिर्वाच्यत्व, कार्य कैसा है फिर? अनिर्वाच्य है, कल्पित है, कारण से अतिरिक्त है ही नहीं, प्रतीत हो रहा है वो कल्पित है। अनिर्वाच्यत्व दर्शितम, ये तो यहां तक हुई एक बात। फिर आगे क्या करेंगे? संप्रति, अब असत कार्यवादे दोषांतरम आह। जो लोग असत कार्यवादी है उनके मत में और दोष दिखा रहे, अर्थात कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य कैसा है? असत है, ऐसा जो लोग कहते उनके मत में और दोष दिए जा रहे हैं। जबकि वेदांत मत में कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य असत नहीं है, अपितु सत है, कारण रूप से।
किंतु असत कार्यवादी जो है, जो असत मानते हैं, उनमें क्या और दोष आता है वो बता रहे प्राग इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति पुनः देखिए, प्राग उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्य, मतलब उत्पन्न होने के पहले कार्य को यदि असत मानते हैं तो होगा क्या? उत्पत्ति ही अकर्तृका निरात्मिका च स्यात्, तो उत्पत्ति अकर्तृक हो जाएगी, अर्थात उस उत्पत्ति का कोई कर्ता नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा। और पुनः निरात्मिका, निरात्मिका का मतलब होता है अकारणात्मिका, उसका कोई कारण नहीं है यह भी कहना पड़ेगा। बोले कैसे, जरा बात समझ में नहीं आई। तो आगे और स्पष्ट कर रहे आगे की पंक्तियों में, किंतु उससे पहले इस पंक्ति के आधार पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं तो बात और क्लियर होगी। तो लिखते हैं, यथा यथा घटः चलति इति उक्ते, घटः चलति इति उक्ते चलन क्रियां प्रति, चलन क्रियां प्रति आश्रयत्व रूपम, आश्रयत्व रूपम कर्तृत्वम, कर्तृत्वम घटस्य भवति, घटस्य भाति, कर्तृत्वम घटस्य भाति, अर्धविराम। तथा पटो जायते, पटो जायते इति जनी क्रिया कर्तृत्वम, जनी क्रिया कर्तृत्वम, कौंस में लिखिए उत्पत्ति क्रिया आश्रयत्वम, उत्पत्ति क्रिया आश्रयत्वम पटे, कौंस बंद, आगे अनुभूयते, अनुभूयते पूर्णविराम। अतः, अतः जनेः, जनेः बराबर उत्पत्तेः प्राक्, उत्पत्तेः प्राक् जनिकर्तुः, जनिकर्तुः बराबर उत्पत्त्याश्रयस्य, उत्पत्त्याश्रयस्य सत्वम बराबर अस्तित्वम वाच्यम, अस्तित्वम वाच्यम बराबर अंगीकर्तव्यम भवति, अंगीकर्तव्यम भवति पूर्णविराम। कर्तुः, कर्तुः बराबर आश्रयस्य, आश्रयस्य आगे असत्वे बराबर अविद्यमाने, अविद्यमाने क्रियायाः अपि, क्रियायाः अपि असत्वापत्तेः इत्यर्थः, असत्वापत्तेः इत्यर्थः पूर्णविराम। किंतु क्रियायाः, किंतु क्रियायाः प्रत्यक्ष विद्यमानत्वात्, प्रत्यक्ष विद्यमानत्वात् असत्वं न संभवति, असत्वं न संभवति अर्धविराम। अतः तद आश्रयस्य, तद आश्रयस्य सत्वं, सत्वं अवश्यं भवति एव, अवश्यं भवति एव पूर्णविराम।
अतः असत्कार्यवादः न संभवति, न संभवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ यथा दृष्टांत देकर समझाया जा रही बात। जैसे वाक्य घटः चलति, इस वाक्य में इति उक्ते ऐसा कहने पर चलन क्रिया प्रति, चलना रूप जो क्रिया है उस क्रिया के प्रति अर्थात उस क्रिया का आश्रय कौन है? घट, क्योंकि वो चलन क्रिया किसमें हो रही है? घट में। तो चलन क्रिया प्रति आश्रयत्व रूपम कर्तृत्व, तो क्रिया का आश्रय रूप कर्तृत्व किसमें है? घट में। देवदत्त खा रहा है तो खाने रूप क्रिया का आश्रयत्व रूप कर्तृत्व किसमें है? देवदत्त में। इस प्रकार यथा घट चलति इति उक्ते चलन क्रिया प्रति आश्रयत्व रूपम कर्तृत्व घटस्य भाति प्रतीत हो रहा है। तथा पट जायते, दूसरा उदाहरण, पट उत्पन्न हो रहा है तो पट की उत्पत्ति, उत्पत्ति रूप क्रिया, तो पट जायते इति जनि क्रिया कर्तृत्व, जनि मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति क्रिया का कर्तृत्व मतलब आश्रयत्व, तो उत्पत्ति क्रिया का आश्रय कौन माना जाएगा यहाँ पर? पट, क्योंकि वाक्य क्या है? पटो जायते, तो उत्पत्ति क्रिया का आश्रय यहाँ पर पट है। अनुभूयता, ऐसा अनुभव लोक में आता है कि पट उत्पद्यते पट जायते, इसका मतलब उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय पट है, अर्थात पट की उत्पत्ति हो रही है, ये कहा जा रहा है। अतः इससे सिद्ध क्या हुआ फिर? जने नाम उत्पत्ते प्राक, उत्पन्न होने के पहले जनी कर्तु मतलब उत्पत्ति आश्रय से सत्वम अर्थात अस्तित्वम वाच्यम अंगीकर्तव्यम भवति। अब उत्पत्ति रूप क्रिया है वो अनुभव में आ रही है, और यदि समझ लीजिए वो उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय को आप मानेंगे ही नहीं तो उत्पत्ति रूप क्रिया रहेगी कहाँ? समझ लीजिए पट जायते, तो उत्पत्ति रूप क्रिया प्रतीत हो रही है कहाँ? पट में, अर्थात उत्पत्ति रूप क्रिया का कर्ता मतलब आश्रय कौन है? पट। और पट को तुम क्या मान रहे हो? असत, वंद्यपुत्र की तरह। यदि वो असत है तो फिर उत्पत्ति रूप क्रिया रहेगी कहाँ? अर्थात उत्पत्ति रूप क्रिया को रहने के लिए कोई तो कर्ता आश्रय तो चाहिए ना, और जो आश्रय वो तो असत है, और असत में तो रह नहीं सकती क्रिया, और क्रिया तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, अतः उसका क्या? कर्ता रूप आश्रय अवश्य मानना पड़ता है, अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि हुई। फिर ये बात उत्पत्ति आश्रय से सत्वम अस्तित्वम वाच्यम अंगीकर्तव्यम भवति। कर्तु नाम आश्रयस्य असत्वे उत्पत्ति, पट उत्पद्यते उत्पत्ति रूप क्रिया, और उसका आश्रय जो पट वो यदि असत रहेगा तो अविद्यमान रहेगा, नहीं रहेगा, वंद्यपुत्र की तरह रहेगा, तो क्रियाया अपि असत्वापत्ति, तो क्रिया भी उत्पत्ति रूप क्रिया भी क्या हो जाएगी? असत। और असत मानेंगे उस उत्पत्ति रूप क्रिया को तो उसका अनुभव नहीं होना चाहिए, जबकि उत्पत्ति रूप क्रिया का अनुभव हो रहा है, अर्थात उस क्रिया का आश्रय स्वरूप रहना ही पड़ता है। किसको? पट आदि को, और रहना पड़ता है, इसका मतलब वो पट असत नहीं है, अर्थात असत कार्यवाद का निराकरण हुआ। बात समझ में आ रही? पट यदि असत रहेगा, अविद्यमान रहेगा, फिर उत्पत्ति रूप क्रिया कहाँ रहेगी? इसका मतलब फिर कहना पड़ेगा कि उत्पत्ति रूप क्रिया का कोई कर्ता नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। किंतु ऐसा होता है क्या? क्रिया हो और उसका कोई कर्ता न हो, आश्रय न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उत्पत्ति रूप क्रिया तो प्रत्यक्ष है, और उसका आश्रय तो अवश्य पहला रहना ही चाहिए, और उसका आश्रय नहीं मानेंगे फिर उत्पत्ति रूप क्रिया है और उसका कर्ता नहीं, आश्रय नहीं है, ये बात विरुद्ध हो जाएगी। ये बात क्रियायाः अपि असत्वापत्ति, किंतु क्रियायाः प्रत्यक्ष विद्यमानत्वात्, क्रिया उत्पत्ति रूप क्रिया प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, तो क्रियायाः प्रत्यक्ष विद्यमानत्वात् असत्वम न संभवति, अतः क्रिया असत नहीं है, और क्रिया असत नहीं है तो जरूर उसका कोई कर्ता होना, कर्ता नाम आश्रय होना ही चाहिए, उसको असत मान नहीं सकते। अतः तद आश्रय से सत्वम अवश्यम भवति एव, क्रिया का आश्रय जो है पटादि वो उसको विद्यमान सत मानना ही पड़ता है। अतः न असत कार्यवाद संभवति, इसलिए असत कार्यवाद संभव नहीं है। असत कार्यवाद का निराकरण पंक्ति देखिए, प्राग उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्वे, है कि नहीं? कार्यस्य उत्पत्ति प्राग असत्वे, कार्य उत्पन्न होने के पहले यदि असत है तो होगा क्या? दिक्कत क्या आएगी फिर? उत्पत्ति अकर्तृका,
उस उत्पत्ति रूप जो क्रिया है उसका कोई कर्ता ही नहीं है, आश्रय ही नहीं है, ये मानना पड़ेगा, जबकि वो मान नहीं सकते। ठीक है, वही। और पुनः निरात्मिका, निरात्मिका अर्थ कर दिया अकारणात्मिका, कोई उसका कारण नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। निरात्मिका च स्यात्। ठीक है, आगे चलिए। उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, आगे पंक्ति दे रहे हैं, किंतु ये जो आगे की पंक्ति है ना, उत्पत्तिश्च इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य थोड़ा सा लिख लेते हैं। अवतरण लिखेंगे, जने हैं बराबर उत्पत्ते है, उत्पत्ति है, अनुभव सिद्धे अपि, अनुभव सिद्धे अपि, अर्धविराम, सा सकर्तृका, सकर्तृका बराबर साश्रया भवति, साश्रया भवति, अर्धविराम, इति क्रियात्वेन हेतुना, इति क्रियात्वेन हेतुना अनुमीयते उत्पत्ति इति, उत्पत्ति इति, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य और, उत्पत्ति, उत्पत्ति सकर्तृका, सकर्तृका क्रियात्वात्, क्रियात्वात् गत्यादिवत् इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो जने ही नाम उत्पत्ति, अनुभव सिद्ध अपि, उत्पत्ति अनुभव सिद्ध होने पर भी क्या, सा नाम वो उत्पत्ति सकर्तृका, मतलब साश्रया भवति, उस क्रिया का, उत्पत्ति आदि क्रिया का कोई न कोई आश्रय होता ही है। इस बात की सिद्धि क्रियात्व हेतु को देकर अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं। क्रियात्वेन हेतुना अनुमीयते, अनुमान क्या बनेगा फिर, तो अनुमान का आकार भी दे दिया, उत्पत्ति ही पक्ष है, उत्पत्ति रूप क्रिया। कैसी, सकर्तृका, सकर्तृका मतलब साश्रया, उस उत्पत्ति क्रिया का कोई न कोई आश्रय हो ही है। बोलेंगे क्यों, क्रियात्वात् हेतु, जो जो क्रिया होती है वो जरूर जरूर उसका कोई न कोई आश्रय होता ही है, कर्ता मतलब आश्रय होता ही है। गत्यादिवत, जैसे गति रूप क्रिया देवदत्त में है, तो उस गति रूप क्रिया का कर्ता अर्थात आश्रय देवदत्त है, उस प्रकार से। तो देखिए अनुमान कर रहे, पंक्ति को देखिए, उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, उत्पत्ति क्या चीज है, उत्पत्ति मतलब एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया, जैसे खाने की क्रिया, पीने की क्रिया, जाने की क्रिया, उस प्रकार उत्पत्ति भी क्या, एक प्रकार की क्रिया। उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, अर्धविराम, सा सकर्तृका भवितुम अर्हति। क्यों, कैसे, उदाहरण गत्यादिवत, ये कह दिया। ठीक है, तो कैसा पढ़ सकती इसको, सा उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, अर्धविराम, आगे सा अंतिम का वाक्य गत्यादिवत, पीछे सकर्तृका एव भवितुम अर्हति, सकर्तृका एव भवितुम अर्हति। पंक्ति की भाई, उत्पत्ति मतलब क्रिया, और वह क्रिया गत्यादिवत, गति इत्यादि क्रिया की तरह सकर्तृका एव भवितुम अर्हति, उसका कोई न कोई कर्ता है, कर्ता से युक्त है, यही होने के लिए वो योग्य है, क्रिया होने के कारण। आगे, क्रिया च नाम स्यात् अकर्तृका च इति विप्रतिषिद्धेत। ठीक है, थोड़ा शब्दों को अन्वय, क्रिया च नाम, क्रिया च नाम, और आगे अकर्तृका च स्यात्, अकर्तृका च पीछे स्यात् इति विप्रतिषिद्धेत। अर्थ क्रिया च नाम है तो क्रिया, और कैसी, अकर्तृका, ये दोनों बात अत्यंत विरुद्ध है। क्रिया है और उसका कोई कर्ता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
मतलब जरूर क्रिया है तो उसका कोई न कोई कर्ता अर्थात आश्रय होता ही है। क्रियाच नाम अकर्तृकाच स्यात् इति विप्रतिषिद्धेत, अतः ये बात विरुद्ध है। इसका मतलब उत्पत्ति क्रिया है, पट उत्पन्न हो रहा है, घट उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पत्ति क्रिया है। उस क्रिया का कर्ता अर्थात आश्रय घट पट को मानना ही पड़ेगा। जबकि असत कार्यवादी क्या कहता है, घट पट आदि क्या है, असत है, और वो असत है तो उत्पत्ति क्रिया का आश्रय कैसे होंगे फिर? और उत्पत्ति क्रिया तो है तो उसका जरूर तो कोई आश्रय होगा। फिर आश्रय के रूप में कौन है? घट की उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति क्रिया का आश्रय घट हुआ। पट की उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय कौन हो जाएगा? पट हो जाएगा। अतः वो पहले से मानना पड़ता है, तभी तो आश्रय बनेगा, नहीं तो असत मानेंगे तो आश्रय नहीं बन पाएगा। ये बात, अब ये बातें हो गई ना। कदाचित अब पूर्व पक्षी बोलेगा, क्या बोलेगा? तो और वो जो बोलेगा उसके लिए उत्तर दे रहे आगे, घटस्य च उत्पत्ति उच्चमान इत्यादि। तो पंक्ति पढ़ लेते, घटस्य च उत्पत्ति उच्चमाना न घटकर्तृका किम न घटकर्तृका किम तर्हि अन्य कर्तृका इति कल्प्या स्यात्। ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है तो उसके लिए उत्तर देंगे। तो क्या इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है? तो घटस्य इसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए उत्तरण। उत्पत्तौ असतः घटस्य कर्तृत्वासंभवे अपि कुलालादेहे पूर्वं सत्वात् अर्धविराम तेषां कर्तृत्वं स्यात्। तेषां कर्तृत्वं स्यात् इति आशंक्य आह घटस्य इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। उत्पत्तौ, उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के विषय में, असत घटस्य कर्तृत्व असंभवेपि। पूर्व पक्षी बोल रहा है घट कैसा है? असत, और घट असत होने से कर्ता न भी बने, कर्तृत्व असंभव है, उत्पत्ति रूप क्रिया के प्रति असंभव है, अर्थात घट कर्ता नहीं है। क्यों? वो घट कैसा है उत्पन्न होने के पहले? असत है। उत्पत्तो असत घटस्य कर्तृत्व असंभवेपि, असत घट का कर्ता बनना संभव न होने पर भी हम क्या करेंगे? कुलालादेः पूर्वम सत्वात्, घट उत्पन्न होने के पहले कुलाल है कि नहीं? तो कुलालादि विद्यमान है, अतः तेषां कर्तृत्वं स्यात्, उनका वो है कर्ता। घट उत्पत्ति के प्रति कर्ता हम मानेंगे किसको? कुलालादि को, और नहीं मानेंगे किसको? घट को। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ऐसा क्यों? इसलिए कि उत्पन्न होने के पहले विद्यमान है कौन? कुलालादि, और घट नहीं है, घट असत है। अतः घट उत्पत्ति, घट की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति रूप क्रिया का कर्ता, कर्ता शब्द का अर्थ करने आश्रय। तो यद्यपि घट उत्पन्न हो रहा है तो उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय कौन है? घट ही है, होता है। पट उत्पन्न हो रहा है तो उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय कौन है? पट ही है। देवदत्त चल रहा है तो चलना रूप क्रिया का आश्रय कौन है? देवदत्त है। उस प्रकार उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय घट ही है, होता है। किंतु घट असत है तो हम क्या करेंगे? पूर्व पक्षी बोलता है हम क्या करेंगे अब? तो उत्पत्ति रूप क्रिया के प्रति घट कर्ता नहीं बन पाएगा, क्योंकि घट पहले असत है। तब उस घट की उत्पत्ति के प्रति कर्ता अर्थात आश्रय हम मानेंगे कुलाल को, कुलालादि को। क्यों? कि कुलालादि पहले से विद्यमान है। इस प्रकार यदि बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। देखो भाई, तेषां कर्तृत्वं स्यात् इति आशंक्य, ऐसी शंका करके वो बोल रहा है। देखिए, घटस्य च उत्पत्ति उच्चमाना न घट कर्तृका
किम तर्हि अन्य कर्तृका इति कल्प्या स्यात्। ये पूर्व पक्षी पंक्ति है, ऐसा कल्पना करेंगे तो शब्दों का थोड़ा अन्वय देखिए। घटस्य च उच्चमाना उत्पत्ति, उच्चमाना उसके पीछे उत्पत्ति न घट कर्तृका अर्धविराम किम तर्हि आगे सदने अन्य कर्तृका इति कल्प्या स्यात्। पूर्व पक्ष बोलता है कि घट की उत्पत्ति उच्चमाना उत्पत्ति, घट की कही जाने वाली जो उत्पत्ति, उच्चमाना कही जाने वाली जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति न घट कर्तृका है कि नहीं, घट कर्तृका नहीं है। अर्थात उस उत्पत्ति का कर्ता, उस उत्पत्ति का आश्रय घट नहीं है, क्योंकि घट पहले से असत है। फिर उस उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय कौन है भाई, किम तर्हि, तब वो बोल रहा है अन्य कर्तृका। कौन अन्य कर्तृका, कौन, उत्पत्ति, घटस्य उत्पत्ति। घट की उत्पत्ति कैसी है, अन्य कर्तृका, अर्थात घट के उत्पत्ति का कर्ता घट नहीं अन्य है, अर्थात घट के उत्पत्ति का आश्रय घट नहीं है अपितु अन्य है, कुलालादि। अन्य कर्तृका इति कल्प्या स्यात्, ऐसी हम कल्पना करेंगे। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसको उत्तर दे रहे तथा इत्यादि पंक्ति से। तो तथा कपालादि नाम अपनी उत्पत्ति उच्चमाना अन्य कर्तृका एव कल्पेत। ठीक है, देखो भाई ये तो तथा है ना, उस तथा के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, घटोत्पत्तिवत, घटोत्पत्तिवत असत कपालादि उत्पत्ति ही, असत कपालादि उत्पत्ति इति अतिदिशति, इति अतिदिशति तथा इति। ठीक है, देखो भाई, तो घटोत्पत्तिवत मतलब घट की उत्पत्ति जो है, घट की उत्पत्ति की कर रहा, मतलब घट की उत्पत्ति का कर्ता घट को नहीं मान पा रहे तुम, उसी प्रकार कपाल है कि नहीं, तो घट की उत्पत्ति का कर्ता तुम किसको मान रहे, कपाल कुलालादिक को। और कपाल कुलालादिक की जो उत्पत्ति है, तो कपालादिक भी उत्पन्न होने के पहले क्या है, फिर असत, फिर उसकी उत्पत्ति और किसी रूप से मानना पड़ेगी, उस उत्पत्ति का आश्रय और दूसरा कोई मानना पड़ेगा। देखो, असत कपालादि उत्पत्ति ही इति अतिदिशति तथा इति। ठीक है, तो भाष्य पंक्ति में आइए, तथा कपालादि नाम अपि उत्पत्ति उच्चमाना अन्य कर्तृका एव कल्पेत। थोड़ा सा अन्वय शब्दों का, तथा कपालादि नाम अपि, एक शब्द छोड़कर आगे, उच्चमाना पीछे उत्पत्ति ही, आगे अन्य कर्तृका एव कल्पेत। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। तो तथा के पूर्व में जो भाष्य वाक्य है, उस वाक्य में क्या कहा पूर्व पक्षी ने कि घट की उत्पत्ति जो बोली जाती है वह उस उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय घट नहीं अपितु अन्य है, ऐसा बोला कौन, पूर्व पक्षी। तब उसको कहेंगे उसी प्रकार भाई कपालादि नाम उत्पत्ति उच्चमाना उत्पत्ति, उच्चमाना, उच्चमाना मतलब क्या, उच्चमाना शब्द का अर्थ लिखिए उक्ता, उच्चमाना मतलब उक्ता, कही जाने वाली। देखो भाई, तो कपालादि नाम अपनी उच्चमाना उत्पत्ति, कपालादि को भी, दिको की भी कही जाने वाली उत्पत्ति कैसी माननी पड़ेगी, फिर अन्य कर्तृ का। तात्पर्य कपाल की उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय कपाल को नहीं मानना पड़ेगा, अन्य किसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे घट की उत्पत्ति का कर्ता आपने घट को नहीं माना, अन्य को माना, उस प्रकार कपाल की उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय भी कपाल को न मानकर अन्य किसी को मानना पड़ेगा।
तो वही करे, उच्च माना उत्पत्ति अन्य कर्तृ का एव कल्पेत, ऐसी कल्पना करना पड़ेगी तुमको, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को। तब आगे यदि वो स्वीकार कर लेता है तब क्या दिक्कत, तब आगे तथा च सती घट उत्पद्यते इति उक्ते कुलालादीनि कारणानि उत्पद्यन्ते इति उक्तम स्यात्, फिर ये दोष आएगा। ठीक है, तथा च सती मिल गया ना, शंका का अनुवाद करके उत्तर दे रहे तथा च इत्यादि पंक्ति से। तथा च सती, तथा च सती मतलब घट की उत्पत्ति का कर्ता घट को न मानकर अन्य को मानेंगे, तब कपाल की उत्पत्ति का कर्ता भी कपाल को न मानकर अन्य मानने पड़ेगा। और इस प्रकार होता है ऐसा यदि पूर्व पक्षी स्वीकार कर लेता है तो तथा च सती, तब क्या, तथा च सती घट उत्पद्यते, ये व्यवहार हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है, घट उत्पद्यते इति उक्ते, ऐसा किसी ने कहा, तब होना क्या चाहिए, कपालादिनी कारणानि उत्पद्यन्ते, कपालादि कारणों की उत्पत्ति होनी चाहिए, घट की नहीं। वाक्य बोला है किसी ने, क्या, घट उत्पद्यते, घट उत्पन्न हो रहा है, किंतु उत्पत्ति साक्षात किसकी दिखनी चाहिए, कपालादिकों की, क्योंकि घट उत्पद्यते में जो उत्पत्ति का कर्ता आश्रय किसने, किसको माना तुमने, कपालादिकों को, फिर वो उत्पन्न होते हुए दिखाई देने चाहिए। घट उत्पन्न हो रहा है ये दिखने को नहीं मिलना चाहिए, लग गया ना, क्यों, उत्पत्ति का कर्ता आपने उस घट को माना नहीं, अन्य को माना, किंतु ऐसा होता है कि व्यवहार में नहीं होता है। घट उत्पद्यते ऐसा कहने पर उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय घट ही होता है, अन्य नहीं। और घट को यदि उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय मानना है तो घट को पहले से विद्यमान मानना पड़ेगा, और विद्यमान मानना मतलब वो सत्स्वरूप हो गया, उसका असत्व का खंडन हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं, कितनी बढ़िया बात बिठाई रखी। घट उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति, उस उत्पत्ति का कर्ता, कर्ता अर्थात आश्रय कौन, तो घट ही होता है। और घट यदि आश्रय है तो उसको फिर असत नहीं मान सकते, क्योंकि असत आश्रय बन नहीं सकता। और वो बोलेगा नहीं नहीं घट तो असत है, किंतु घट उत्पद्यते में जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति क्रिया का कर्ता अर्थात आश्रय कपालादिक है, और कपालादिक को मानेंगे, कुलालादिक को मानेंगे तो वाक्य बोला जा रहा है घट उत्पद्यते, किंतु साक्षात उत्पन्न होते हुए दिखनी चाहिए कौन, कुलालादिक, कपालादिक, किंतु ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि घट की उत्पत्ति का कर्ता घट ही है, और वो घट यदि करता है तो उसको असत मान नहीं सकते, क्योंकि असत आश्रय बन नहीं सकता। ये बात तथा च सती घट उत्पद्यते इति उक्ते, ऐसा कहने पर कुलालादीनि कारणानि उत्पद्यन्ते, कुलालादि कारणों की उत्पत्ति होती है, इति उक्तम स्यात्, ऐसा कहा हुआ, कह दिया है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, आपसे आप कह दिया, कहने की जरूरत नहीं है। अरे वो बोल रहे घट उत्पन्न होता है, हाँ अच्छा घट उत्पन्न, ऐसा बोला क्या, वो इसका मतलब कपालादिक उत्पन्न हो रही बोले वो, ऐसा आपसे आप हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता है क्या, नहीं, उति उत्तम स्यात्। न च लोके घटोत्पत्ति इति उक्ते कुलालादीनामपि उत्पद्यमानता प्रतीयते, अर्धविराम, उत्पन्नता प्रतीतेश्च, ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय, च लोके घटोत्पत्ति इति उक्ते, सरल है लगभग, केवल प्रतीयते के पहले न को लगाना है। च लोके घटोत्पत्ति इति उक्ते, लोक व्यवहार में घट उत्पन्न होता है ऐसा कहने पर कुलालादि नाम अपनी उत्पद्यमानता न प्रतीयते, कुलालादिक में भी उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीति होती नहीं है, किंतु प्रतीति क्या होती है, उत्पन्नता प्रतीति है, ये पहले से उत्पन्न है कौन, कुलालादि, ये पहले से निर्माण हुए है, ये प्रतीति होती है, न कि घट उत्पत्ति कहने पर उसकी उत्पत्ति मालूम पड़ रही है, किनकी, कुलालादिकों की, ये बात, उत्पन्नता प्रतीतेश्च, ठीक है। इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं भाई, क्या तात्पर्य हुआ अभी तक का कहने का, तो लिखते हैं, एवं अनुभव विरोधः भवति, एवं अनुभव विरोधः भवति, पूर्ण विराम, अतः घटोत्पत्तेः कर्ता घटोत्पत्तेः कर्ता बराबर आश्रय,
आश्रय अर्धविराम न घटात अन्य संभवति, न घटात अन्य संभवति, पूर्ण विराम। तस्य च घटस्य, तस्य च घटस्य पूर्वं पूर्वं सत्वम आवश्यकम एव, सत्वम आवश्यकम एव अर्धविराम। इति कृत्वा सत्कार्यवाद सिद्धि भवति, इति कृत्वा सत्कार्यवाद सिद्धि भवति। ठीक है, देखो भैया, एवं अनुभव विरोध भवति। इस प्रकार अभी तक जो बताया चिंतन है कि नहीं, तो पूर्व पक्ष जो कहा कि घट की उत्पत्ति, किंतु उत्पत्ति का कर्ता घट नहीं कुलालादि, किंतु ये बात अनुभव के साथ विरुद्ध है, अनुभव विरोध भवति। अतः घटोत्पत्ति कर्ता, घट की उत्पत्ति का कर्ता मतलब आश्रय न घटात अन्य संभवति, घट से अन्य नहीं हो सकता, घट ही है। और घट है तो फिर उसको असत नहीं मान सकते, सत मानना पड़ेगा, वही कह रहे। तस्य च घटस्य पूर्वम सत्वम आवश्यकम एव, तभी तो उसमें उत्पत्ति है कि नहीं, क्रिया है ऐसा कह पाएंगे, आवश्यकम एव। इति कृत्वा, ऐसा कहने से सत्कार्यवाद की सिद्धि हो जाती है। ये बात हो गया। आगे चलिए। अथ स्वकारण सत्ता संबंध। अब यहां पर पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति है अथ इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक। अब अभी तक क्या बात बताई और आगे बात कौन बात कही जा रही है, फिर इस बात को स्पष्ट करने के लिए अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे। उत्पत्ति, उत्पत्ति अर्धविराम भावस्य बराबर कार्यस्य आद्या विक्रिया, आद्या विक्रिया कौंस में लिखिए विकार कौंस बंद, इति स्वमतेन स्वमतेन कार्यसत्वं प्रतिपादितम्, कार्यसत्वं प्रतिपादितम् अर्धविराम। संप्रति, संप्रति कार्यस्य उत्पत्ति नाम, कार्यस्य उत्पत्ति नाम स्वकारणे समवायः, स्वकारणे समवायः अर्धविराम। स्वस्मिन् सत्ता समवायः वा, स्वस्मिन् सत्ता समवायः वा इति तार्किक मतम् आशंकते, इति तार्किक मतम् आशंकते अथ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभी तक क्या बताया, देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या चीज है, भाव, भाव पदार्थों का, कार्यों का पहला विकार है उत्पत्ति। जायते वर्धते विपरिणमते, बात छह विकार बताया ना भाव कार्यों के, उसमें से पहला विकार है कौन, उत्पत्ति, है कि नहीं, जायते वर्धते विपरिणमते इत्यादि। तो उत्पत्ति भावस्य नाम कार्यस्य पदार्थस्य आद्या विक्रिया, पहला विकार है जायते। इति इस प्रकार स्वमतेन, वेदांत मत के अनुसार कार्य सत्वम प्रतिपादितम, कार्य की सत्ता, सत है कार्य, इस बात का प्रतिपादन किया।
क्योंकि उत्पत्ति बताई जा रही, घट उत्पद्यते, और उत्पत्ति ये क्या है? विकार है भाव पदार्थों का, और वो भाव पदार्थ ही नहीं रहेगा तो उसमें विकार कहां से आएगा? इसका मतलब उत्पन्न कहने से वो पहला पदार्थ पहले से सत है, ये बात बताई। तो स्वमतेन कार्य सत्वम प्रतिपादितम। फिर आप आगे क्या कहेंगे? संप्रति कार्यस्य उत्पत्ति। अतः नैयायिकादिक लोग कार्य की उत्पत्ति मतलब क्या? कार्य की उत्पत्ति मतलब उसमें जायते विकार पहला, ऐसा नहीं मानते वो लोग। फिर उनके मत में क्या है कार्य की उत्पत्ति? तो कार्यस्य उत्पत्ति नाम स्व कारण समवाय। एक कार्य का अपने कारण के साथ समवाय संबंध बन जाना, यही है उत्पत्ति उनके मत में। एक बात उत्पत्ति की परिभाषा। दूसरी रीति से बताते हैं स्वस्मिन सत्ता समवाय हुआ। स्वस्मिन मतलब कार्य में, घट उत्पन्न हुआ कि नहीं, तो घट में सत्ता का समवाय हो जाना, सत्ता जाति का, यही है घट की उत्पत्ति, ऐसा मानते वो लोग। तो स्वस्मिन सत्ता समवाय हुआ इति तार्किक मतम, इस प्रकार तार्किक का मत है, उसको लेकर शंका हो रही है अथ इत्यादि से। पंक्ति देखिए, अथ स्वकारण सत्ता संबंध एव उत्पत्ति आत्मलाभश्च कार्यस्य इति चेत, या तक पूर्व पक्ष है। अथ के ऊपर आक्षेप लिखा, तो ये जो पंक्ति है अथ इत्यादि, अथ स्व कारण, उसके ऊपर लिखे आक्षेप, यह आक्षेप ग्रंथ है। और थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, अथ स्व कारण सत्ता संबंध एव, फिर एक शब्द छोड़कर आगे कार्यस्य, पीछे उत्पत्ति आत्मलाभ च इति चेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ के पहले एक शब्द आया है ना, स्व कारण सत्ता संबंध, उसका विग्रह लिख लीजिए। स्व कारण संबंध, स्व कारण संबंध, स्वस्मिन सत्ता संबंध च इत्यर्थः। स्वस्मिन सत्ता संबंध च इत्यर्थः। दो बात है उसमें, स्वस्मिन सत्ता संबंध च इत्यर्थः। देखो भाई, मूल पद है स्व कारण सत्ता संबंध, तो मतलब स्व कारण संबंध एक, और स्वस्मिन सत्ता संबंध दो, ये दो बात आ गई, इसी का नाम उत्पत्ति है। तो स्व कार्य, उसका अपने कारण के साथ संबंध बन जाना, ये इसका मतलब कार्य की उत्पत्ति होना। और स्व मतलब स्वस्मिन सत्ता, सत्ता जाति का संबंध हो जाना, मतलब कार्य की उत्पत्ति होना, यह है उत्पत्ति, है कि नहीं? अतः कार्य को सत मानने की जरूरत नहीं, पहले असत है। असत है, किंतु जब उस असत कार्य का, घट का अपने कारण के साथ संबंध हो जाता है और उसमें सत्ता जाति आ जाती है, तब उसकी उत्पत्ति कही जाती है। ठीक है, तब उसमें सत्व भी आता है। तो उस उत्पन्न होने के बाद कार्य सत है, किंतु उत्पन्न होने के पहले कार्य असत है, ये बात कही रही। तो अथ स्व कारण सत्ता संबंध एव क्या? कार्य से उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति और आत्मलाभ। आत्मलाभ मतलब आत्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति है नहीं, आत्म का लाभ मतलब उस कार्य के स्वरूप की प्राप्ति, ये बात। आत्मलाभश्च इति चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो फिर उसका खंडन कर रहे कथम इत्यादि पंक्ति से। तो कथम के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, अब समाधान देना है। तो समाधान देना है किस बात को मन में रखकर? तो कथम के पूर्व में एक छोटा वाक्य, तार्किक मतेन अपि, तार्किक मतेन अपि कार्यस्य सत्वम आवश्यकम, कार्यस्य सत्वम आवश्यकम,
अर्धविराम। असत संबंधित्व अयोगात, असत संबंधित्व अयोगात इति आह कथम इति। हो गया। देखो भाई अर्थ, तो क्या तार्किक मत के अनुसार भी कार्य को पहले भी उत्पन्न होने के पहले भी सत मानना आवश्यक है, और यदि पहले सत नहीं मानेगा तो अर्थात असत मानेगा तो उस असत कार्य का संबंध किसी के साथ बनेगा ही नहीं। तब कार्य का कारण के साथ संबंध होना मतलब उत्पत्ति कह नहीं पाएगा तार्किक भी। बात लग रही है? चलिए भाष्य पंक्ति के अनुसार देखिए, अथ स्व कारण सत्ता संबंध एव कार्य से उत्पत्ति आत्मलाभश्च इति चेत, उत्तर दे रहे कथम अलब्धात्मकम संबद्धेत इति वक्तव्यम। इसका उत्तर दो फिर। सिद्धांति बोल रहे किसको? पूर्व पक्षी को। क्या कार्य उत्पन्न होने के पहले कैसा है? असत, उसको कोई सत्ता नहीं है। घट उत्पन्न होने के पहले असत है वंद्या पुत्र की तरह, उसको कोई सत्ता नहीं है तार्किक मत के अनुसार। फिर घट की उत्पत्ति होती है ऐसा वो मानता है तार्किक, और उत्पत्ति होता है मतलब क्या होता है? घट का अपने कारण के साथ संबंध बन जाता है और घट का सत्ता के साथ संबंध बन जाता है। किंतु उसको उत्तर देंगे, अरे भाई तार्किक, तुम तार्किक स्वयं को कहते हो किंतु दिमाग तुम्हारा जगह पर है क्या? क्यों? जिस कारण के साथ कार्य का संबंध मानना, संबंध आने पर उत्पत्ति कहते हो, किंतु कार्य जो है कपालादिक है कि नहीं? कपालादिक कारण, कारण जो कपालादिक, उसके साथ घट का संबंध मानना है तुमको। किंतु संबंध होने के लिए घट पहले तो चाहिए ना। कार्य घट को तुम क्या मान रहे हो? असत, और उसका संबंध मानना है तुमको कारण कपाल के साथ। कारण कपाल तो है और उसके साथ संबंध मानना है किसका? कार्य का, घट का। और वो कार्य कैसा है? असत। असत का सत के साथ संबंध बनेगा ही नहीं। जबकि तुम कह रहे क्या? उत्पत्ति का मतलब कारण के साथ संबंध होना। कारण है कपाल और उसके साथ घट का संबंध मानते हो तब उत्पत्ति। किंतु घट का संबंध होने के लिए पहले घट को मानो ना, तब हम मानेंगे हाँ घट है पहले से, उसका कपाल के साथ संबंध हुआ, कारण के साथ संबंध हुआ, अतः उत्पत्ति बोली जा रही है। और तुम तो घट को पहले सत मानते नहीं, असत मानते हो, तो कैसा होगा? इसका मतलब तुमको भी मानना पड़ेगा घट को क्या? सत। ये बात वही दे रहे। देखिए कथम अलब्धात्मकम, अलब्धात्मकम कार्यम, जिसको सत्ता प्राप्त नहीं हुई है, अलब्धात्मकम कार्यम इत्यर्थ। संबद्धेत, कथम संबद्धेत, कारण के साथ सत्ता के साथ कैसा उसका संबंध होगा? संबंधेत इति वक्तव्यम, ऐसा बोलना चाहिए आपको। तो बोल नहीं पाएगा फिर तार्किक, क्योंकि एक है सत्य एक है असत, संबंध बनेगा ही नहीं। क्यों? आगे सतो ही द्वयो संबंध संभवति, ये नियम है। संबंध उन दोनों का होता है जो दोनों भी सत्य है अर्थात विद्यमान है। एक विद्यमान है और एक विद्यमान नहीं है, असंबंध बनेगा, कैसा बनेगा? सतो ही द्वयो संबंध संभवति, अर्धविराम। न सत असतो हो, सत असतो हो न क्या? न जोड़ना है ना, तो वाक्य पूरा क्या होगा? सत असतो हो संबंध न संभवति। एक सत है एक असत है, दोनों का संबंध नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, असतो हो वा, वाक्य पूरा करेंगे। असतो हो वा संबंध न संभवति। असतो मतलब द्विवचन है, दोनों पदार्थ असत रहेंगे तो उनका भी संबंध नहीं हो सकता। जिन दोनों का संबंध होना है उनमें एक असत रहेगा एक सत रहेगा, तो उनका भी संबंध नहीं हो सकता। दोनों बताया, सद असतो हो न एक, असतो हो न, है कि नहीं? फिर संबंध बनने के लिए क्या चाहिए? दोनों भी सत चाहिए। और नहीं, ये क्या कर रहा है? कारण कपालादिकों को सत बोल रहा है और कार्य घट को असत बोल रहा है, और दोनों का संबंध होना मतलब उत्पत्ति बोल रहा है। ये कैसी बात हो गई?
सत असत का तो संबंध बन ही नहीं सकता, ये बात। और यदि तुमको सत असत उन दोनों का संबंध बनाना है उत्पत्ति कहने के लिए, तो जरूर तुमको भी मानना चाहिए घट को सत, ये बात। न सद असतो असतो वाह, लग गई इतना, यहां तक एक बात हो गई। फिर और खंडन करना है उसका। इसका मतलब यहां तक ये चिंतन हुआ कि उस तार्किक को भी कार्य घटादि को पहले से सत मानना ही चाहिए। और फिर आगे कह रहा है, इस पर पुनः बोलेगा, कुछ बोलना चाहेगा, फिर उसका और निराकरण करेंगे, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। अभावस्य इत्यादि पंक्ति का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।